नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी अरसे से प्रोग्राम नहीं किया और सरमायाकार भी बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, घबराए भी हुए हैं, क्योंकि मौजूदा तौर पर दुनिया के जो हालात हैं वो भी ख़राब हैं, मुल्की जो सियासी हालात हैं वो भी ख़राब हैं, माशी हालात के मुतल्लिक जो आम राय अवाम में पाई जाती है वो ये कि ख़राब है, लेकिन जो हमारे मुल्क के अमीर तरीन तबकात हैं उनके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनकी पाँचों उंगलियाँ घी में, सर कढ़ाई में। उसकी वजह ये है कि देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान इज़ एन एक्सेलेंट कंट्री फॉर द रिचेस्ट पीपल। अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं, अपर क्लास के लिए ये मुल्क बेहतरीन है। अपर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रहने के लिए, जीने के लिए। अपर क्लास के लिए ये मुल्क बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 है। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, टेंटेड ग्लास होता है, पूरा दिन AC में रहते हैं, ओनली बर्गर खाते हैं, स्टेक खाते हैं, स्टेक, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, मजे नहीं लाइफ। रेस्टोरेंट इनकी वजह से भरे हुए हैं। ये चंद हज़ार लोग हैं जो सारे टॉप के रेस्टोरेंट कराची के अंदर मौजूद हैं, लाइनों में लगना पड़ता है। ये चंद हज़ार लोग जाके सीटें मल लेते हैं, और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो एक बर्गर पप्पू तबका है वो ऐसा समझता है कि मुल्क के हालात ठीक है। ये मैंने बड़ा क्लियर कट, थोड़ा रफ एंड टफ बात की है आपसे, क्योंकि अवाम जो है वो भूखी है, पैरों में जूती नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। वो रेस्टोरेंट जाना तो दूर की बात, उनका 3 वक्त का पूरा नहीं हो रहा। अवाम ख्वार है, तंग है। मेरे जैसे मिडिल या अपर मिडिल क्लास लोग बिजली के बिल से घबराते हैं, माहाना ख़र्चों से घबराते हैं, बीवी से डांटे खाते हैं क्योंकि ख़र्चे पूरे नहीं कर पा रहे, तनख्वाहें पहले 10 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद लोगों से अगर मगर कल परसों की बातें चलती हैं। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूँ बात। जो बाकी जो, जैसे मैंने आपको फिर मैं दोहराऊंगा, जो बर्गर पप्पू तबका है वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को, मज़े कर रहा है, मज़े नहीं लाइफ, अय्याशियाँ, नए मोबाइल, दुनिया जहाँ की ऐश, बाहर के टूर, खाना पीना 5 स्टार, एवरीथिंग ज़बरदस्त। उनके लिए लाइफ A1 है। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं माफिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और ये माफिया मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कह चुके हैं कि इस मुल्क को माफियाज़ ने किस तरह से अपने घेरे में लिया हुआ है। ये तमाम वो लोग हैं जो सो कॉल्ड माफियाज से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो लोग हैं जो मज़े ले रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं इस मुल्क से, और अवाम को लॉलीपॉप खिला रहे हैं दुनिया के वसाइल से। माला माल, माला माल पाकिस्तान, माला माल पाकिस्तान, माला माल। ये लॉलीपॉपें दे रहे हैं अवाम को जो कि भूखी सो रही है रात को, जिनके बच्चों के पास दूध नहीं पीने के लिए, उनको लॉलीपॉपें खिला रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद, नाउजुबिल्ला। कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा फ़र्द नहीं, कोई ऐसा कौम नहीं कि जो कह दे कि उसके पास हर नेमत मौजूद है। सिर्फ एक ज़ात मेरे रब की जिसके पास सब कुछ है और हर चीज़ का मालिक है, उसके अलावा कोई, किसी इंसान को ये अलाउ नहीं है, किसी फ़र्द को ये अलाउ नहीं है, किसी कौम को ये अलाउ नहीं है कि वो बोले कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद हो। नाउजुबिल्ला। ऐसे तकब्बुर करने वाले लोगों का और ऐसे तकब्बुर करने वाली कौमों का तारीख़ में क्या हाल हुआ आप खुद जानते हैं। इसीलिए मैं अपनी कौम को समझाता हूँ कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना किया करें, इस तरह के उल्टे सीधे राग ना अलापा करें। ये सिर्फ हमारे मुल्क के जो माफियाज़ हैं वो ये हमें लॉलीपॉपें और हमें गर्म हलवे खिलाते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि हमारे पास बहुत वसाइल हैं। ना हमारे पास तेल है, ना खाने का, ना पीने का, और ना एक गाड़ी में डालने का। क्लियर बात आपसे कर रहा हूँ। ना आटा है, ना खाने का, ना रोटी बनाने का, ना हमारे मुल्क के अंदर सब्जी तरकारी पूरी है। ये बिल्कुल ड्रामा है जो पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है। इस तक के दालें भी हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम इंडिजिनसली आराम से बना लें। हम हर चीज़ के अंदर दूसरों के ऊपर रिलायंट हैं, और इस रिलायंस को हमें चेंज करना चाहिए सेल्फ रिलायंस में। मेरे जैसे मुहिब वतन लोग जो सच बोलते हैं, हक़ की बात करते हैं, उनको इस माशरे में बुरा समझा जाता है। जो झूठे फ्राडिया 2 नंबर लोग जो कि पूरा दिन अपनी तरफ से नाम निहात मुहिब वतन होकर गलत बातें करते हैं, मुल्क को गलत तासुर देते हैं, ये वो लोग हैं जो बच्चे ख़राब करते हैं। बच्चे कौन लोग ख़राब करते हैं? जिनके बच्चे बड़े होकर जराइम क्राइम में मुलविस होते हैं। वो जो अपने बच्चों की गलतियों के ऊपर उनकी इस्लाह नहीं करते, उनको बोलते हैं बेटा कर, पड़ोसियों के घर तूने चोरी की, कोई बात नहीं, चोरी और कर, और चोरी कर, इससे क्या होगा? वो बच्चा बड़ा होकर डकैत बनेगा।
ये वो लोग हैं जो बच्चों को खाना ज़ाया करने पर बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत कुछ है। ये वो लोग हैं जो बड़े होकर मुल्क के वसाइल को ज़ाया करते हैं, तबाह करते हैं। ये वो लोग जो कूड़ा सड़क पे फेंकते हैं और माँ बाप बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, बाद में उठा लेंगे, फिर यही लोग मुल्क में गंद डालते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी, जहाँ गलत होगा हम इस्लाह करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। काफ़ी अरसे के बाद आज हम वो आए हैं, जनाब अमीन यूसुफ साहब, साबिक डायरेक्टर भी रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के, PSX के ट्रैक होल्डर और शेयर होल्डर भी हैं। वेलकम करता हूं आपको अमीन यूसुफ साहब। अमीन यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आगे चलूं और आपसे अपना पहला सवाल करूं। थैंक यू सर, वेलकम। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और अमीन यूसुफ साहब, बराह रास्त आपके पास सवाल के साथ आता हूं और ये जी बिल्कुल आ रही है आपको। सरमायाकार जो हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सवाल करें। और मुल्क के अंदर जो सियासी हालात हैं इनकी वजह से बहुत बेचैन हैं। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान के सरमायाकाराना माहौल के बारे में हमें बताइए कि हालात क्या हैं और PSX के अंदर क्या ट्रेंड बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी जो मार्केट की हालात हैं इतनी अच्छी नहीं है। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का इशू भी चला हुआ है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर बढ़ी हैं। अब जाके आज जाके कुछ ऑयल की बना शुरू हो गई 100 ऑयल की प्राइस बढ़ती हैं तो आपको पता है, आपने बड़ा अच्छा पता है अपने इंटरव्यू में देखा, महंगाई से ही लोग परेशान हैं। होता ये है कि जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं, जब ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं तो उसको पास ऑन नहीं किया जाता है। तो यही अलमिया है कि जो फूड इन्फ्लेशन हमारा है वो बढ़ जाता है। जो आम आदमी है जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही होती, वो चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसका ऑब्वियसली उसका गुजारा नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरीज जब तक आप लोगों को नहीं देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे भाई। 100 रुपए का अगर बंदा कमा रहा है और 120 रुपए खर्चा है, वो तो डिफॉल्ट ही होगा। जिस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है, हम IMF से लोन ले लेके चला रहे हैं आगे मुल्क को, तो क्या होता है आपका डेफिसिट इतना बढ़ता जाता है कि एक लेवल पे आएगा कि आपके पास तो PSD के पैसे भी नहीं है, तो आपके पास तो बिल्कुल कंस्ट्रेंगे। तो होने की जैसे स्टॉक मार्केट में भी ऑब्वियसली आ रहा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, लेकिन आज जाके जो है थोड़ा सा ऑयल 100 से नीचे गया है। कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, तो मुझे लग रहा है कि जब अगर ऑयल की प्राइसें नीचे जाएंगी, लेकिन एक और इशू भी यहाँ खुला होगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जब तक इन्वेस्टर तो आएगा नहीं, देखिए जिसने इन्वेस्टमेंट करना है वो भी डर जाएगा, वो कहेगा यार पहले मार्केट तो सही हो जाए इन्वेस्टमेंट को। देखिए, अगर आप मार्केट का अगर पूरा एनालिसिस करें ना कि 3 या 4 के बीच में आपको चीजें मिल रही हैं, कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, डिविडेंड इनकम उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि इन्वेस्टर्स जो है लैक लिस्टेड है, वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा है, वो रुका हुआ है। वो देखना चाह रहा है कि भाई पॉलिटिकल जो मार रहा है उसको कोई सोल्यूशन निकले, उसके बाद वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। दूसरा, आपका यूक्रेन और रशिया का भी एक इशू चल रहा है। ऑब्वियसली जब तक वो सीज फायर नहीं होगी और वॉर खत्म नहीं होगी, जब तक ये पीसफुली रिजॉल्व नहीं होगा, तो एक खतरा है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। और सप्लाई अगर रशिया कंस्ट्रेन कर दे, सप्लाई मेजर सप्लायर है रशिया, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल के प्रोड्यूसर है, तो ऑब्वियसली वो यूरोप को दे रहा है, गैस दे रहा है, ऑयल दे रहा है, तो वो अगर वो बंद कर देगा तो क्राइसिस आ जाएगा। देखिए, अगर यूरोप बैठ जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स यूरोप में ही है, यूरोप में हमारी एक्सपोर्ट्स काफी जाती है। GSP7 जो हमें मिला हुआ है, GSP7 मिला हुआ है, उससे भी उसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं। लेकिन अगर यूरोप के हालात खराब होंगे तो एक्सपोर्ट्स भी हमारी हर्ट करेंगी। देखिए, सारी चीजें जो है ना, लिंक हर चीज का एक चीज से कड़ी बनी हुई है, वो लिंक बना हुआ है। अगर वो लिंक, तो ऑब्वियसली एक लिंक ब्रेक होगा तो सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगी और कोलैप्स हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट में भी यही है। इन्वेस्टर को देखिए, एक अली भाई, एक आप देखें, आप मुझे इसका जवाब दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसको इम्यूनिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून नहीं है, वो कहीं से भी पैसा लेके आ जाए, वो क्या उसमें कानून इंप्लीमेंट नहीं होता? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वाहिद डॉक्यूमेंटेड मार्केट है भाई, यहाँ बटन दबाते हो टैक्स देना पड़ जाता है। तो कौन सी ऐसी मार्केट है डॉक्यूमेंटेड है, मुझे बता दें आप जरा। एक मार्केट मुझे बता दो, एनालाइज कर दो। रियल एस्टेट में मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर एक चीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना भाई। वहां पे अगर जो दे रहे तो यहाँ भी दे। मैं तो ये कह रहा हूँ, इवन यहाँ पे जो एक स्लैब नेशनल क्लियरिंग ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि आगे सब बढ़ाए, जो पुराने अकाउंट है वो क्या करेंगे। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। मैं आपकी बात की तायद करते हुए यह कहता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड
एमनेस्टी ये सबके लिए होनी चाहिए, और हमारी जैसी मईशत के अंदर बार बार इस तरह की एमनेस्टी स्कीम्स और रिलैक्स्ड स्कीम्स लानी चाहिए। कुछ ऐसी भी लानी चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली आपके एनआईसी को एक, जिसे आप कहें कि यूनिवर्सल नंबर के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें, ताकि ये जो डुप्लिसिटी है ये करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि टैक्स ऑटोमेटिकली हमारे डिडक्ट हों जो कि हम यूटिलाइज़ करते हैं। अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी आए तो फिर हम उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वरना जो है वो हमारा मामला जो है वो ऑटो पे चलें। मैं गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि यह ऐन ऐसा मौका है कि जब इस तरह के इक़दाम लिए जाएँ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। अमीन यूसुफ साहब के साथ बात कर रहे हैं। सरमायाकार बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रुझानात भी कुछ अजीब व गरीब किस्म के हैं। जनाब अमीन यूसुफ साहब, इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको पता है कि शेयर से ज़्यादा लोगों का ध्यान इस पर होता है कि यार ये बताओ परसेंटेज क्या है, गवर्नमेंट जा रही है या गवर्नमेंट रह रही है। तो मुख्तलिफ एस्टीमेट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर देखें, हमारा सियासी प्रोग्राम नहीं, हम सियासत पे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि साहब हुकूमत जाएगी तो उसका क्या रेट चल रहा है और हुकूमत रहेगी तो उसका क्या रेट चल रहा है। मैं बिल्कुल शर्तों में यकीन नहीं रखता, लेकिन इस वक्त मामलात पेचीदा हैं। मैं परसेंटेज तो कोई नहीं देता, लेकिन थिंग्स मे और मे नॉट गो इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। इन दोनों केसेस के लिए क्या मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट कर लिया है कि नहीं? देखिए, ऑलरेडी मार्केट इतनी नीचे जा चुकी है ना, तो अब उसमें और क्या डिस्काउंट करेगी। पहले था कि डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, इंटरनेशनल प्राइसेस आपने देखा बढ़ गई, और ऑब्वियसली अगर आप मार्केट की अगर एनालिसिस करो तो यार 2 या 3 के पी पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि एक कीमा निकालोगे, एक तो कीमा बन चुका है तो और तो क्या था। तो ऑब्वियसली इतने लोअर लेवल पे मार्केट है। अब जो है ना ट्रिगर करेगी, जो बैड न्यूज थी ना, मार्केट ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब ट्रिगर ये करेगा कि क्या होता है, कोई पॉजिटिव चीज ऐसी आती है नहीं आती है गवर्नमेंट के बारे में। देखिए, वो नॉट पॉलिटिकल एनालिस्ट, नहीं कह सकता हूँ कि आएगी या जाएगी व्हाटएवर, ये तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट ही बताता हमें, मेरा नहीं है एनालिसिस करना। लेकिन व्हाटएवर विल हैपन, लाइक एनीथिंग पॉजिटिव मार्केट इट इज एट द लोअर लेवल। और देखें, कंपनीज जैसे मैंने पहले बताया कि परफॉर्म कर रही हैं, रिटर्न्स दे रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो ऊपर ही जा रही है ना भाई। मसला सिर्फ है कि सेंटिमेंट है। देखिए, हमारी मार्केट हमेशा सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। फौरन जल्दी हम मंदी में आ जाते हैं, फौरन जल्दी हम तेजी में, मूडी लोग हैं हम, फौरन कहते हैं तेजी हो जाती है, एक दिन 24 घंटे के अंदर हम तेजी में आ जाएंगे और 24 घंटे के अंदर हम मंदी में आ जाते हैं। तो हमारी जो साइकी है ना, बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर का जो इन्वेस्टर होता है ना, वो थोड़ा सा देखभाल के, एक तो यह एब्सेंस ऑफ एजुकेशन है, लोग एनालिसिस करके काम नहीं करते हैं, लोग भीड़ चल में टिपों पे चल रहे होते हैं, ये ले लो, इसने ले लिया, उसने ले लिया, उसने बेच दिया, इस पे चल रही होती है। और हम ब्रोकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रोकर को भी क्लाइंट को एजुकेट करने की जरूरत है ना, सिर्फ कमीशन बनाना है उसका काम नहीं है। वो क्लाइंट को उसको एजुकेट भी करनी, लो ये ले लो, ये नहीं लो, ये तुम्हारे लिए बेटर है। पहले जब क्लाइंट एक आता है उसको असेसमेंट करने हो तो बाहर ही होता है। जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उससे पूछते हैं, भाई ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका आपके पास टाइम पीरियड क्या, आप 6 महीने में लेने चाह रहे हो कि मैं पैसे बना लूं? तो नहीं भाई, आप 6 महीने नहीं, 1 साल का कम से कम मिनिमम व्यू रखो और 5 साल का मैक्सिमम रखो। तो वो मतलब एक कसाई खाना खुला हुआ है ना, कि उसको काट दो, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इस पे भी जो है ना एक लेवल होना चाहिए कि क्लाइंट को आपने उससे इंफॉर्मेशन लेनी, वो क्या चाह रहा है, उसका क्या विजन है, उसको रिटायरमेंट का फंड बनाना है, उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। तो ये अलमिया है कि हमारे पास ऐसी कोई एनालिस्ट, माशाल्लाह से बड़े अच्छे एनालिस्ट है, बड़ी अच्छी एनालिसिस दे रहे होते हैं। पहले वो माल ले लेते हैं अपना और फिर बाद में एनालिसिस चढ़ा रहे होते हैं कि ये ले लो, वो भेज दो। तो ये इस पे भी कुछ चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। हम सॉरी टू से कि इस पे भी चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए। एनालिस्ट जो है प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए। और व्हाट्सएप के, अल्लाह माफ करे, इतने ग्रुप बने हुए ना भाई, हर एक बंदा 30 मार खान बना हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना के कहता मैं हूँ भाई बड़ा गुरु हूँ स्टॉक एक्सचेंज का, ये ले लो, ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस पे भी चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए। मासूम लोग फंस जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट लूज करके जाते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर को ब्लेम करते हैं। यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, पूछते नहीं हो रियल एस्टेट एजेंट से, भाई इलाका सही है नहीं है, पानी ये नहीं है, चोरी चकारी तो नहीं है, उसकी रीसेल भी होगी नहीं होगी, तो यार एक जो है ना उसको होमवर्क पूरा करना है। अगर वो स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जाएगा, उसके पास कोई इतनी नॉलेज नहीं है, तो फिर म्यूचुअल फंड के पास जाओ। ये बात तो जैसे आप कह रहे हैं बड़ी अहम है, लेकिन यहाँ पर इसका एक और पहलू भी है। आपको पता है इस वक्त मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बना है वो उस तरह का बना है कि अभी स्टॉक्स के बजाय जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो गेम हो रही है। पहले आपको पता है कि ये रेशियो 50-50 था कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी 50%, हुकूमत कामयाब होगी 50%। फिर अचानक आपको पता है कि इत्तेहादी जो थे वो हुकूमत की तरफ नरम हो गए, तो लोगों का ट्रेंड ये हो गया कि अब गवर्नमेंट जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के बाद पीटीआई जो है वो इमर्ज करेगी दोबारा से विनर, और जो लोग अपोजिशन है वो हार जाएगी। तो फिर रेशो शिफ्ट हो गया, गवर्नमेंट के फेवर में चला गया। 60% ये हो गया कि गवर्नमेंट जीत जाएगी, 40% हो गया अपोजिशन जीत जाएगी। फिर उसके बाद फिर उलट हो गया, आपको पता है। फिर उसके बाद मामला फिर बदल गए, अब वो इत्तेहादी पार्टियाँ थोड़ा अपने रंग दिखा रही हैं, अब गवर्नमेंट के जीतने के इम्कानात कम हो गए। तो सर ये आजकल गेम ही ये हो रहा है ना, क्या करें फिर? वो स्टॉक्स के ऊपर फोकस थोड़ी कर रहे हैं, वो फोकस यही कर रहे हैं गवर्नमेंट रहेगी या जाएगी। आई मीन ये भी मैंने रफ नंबर्स बताए हैं, ऑब्वियसली एवरीवन विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन। क्या कहते हैं आप? इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि इसमें आईपीएल हो रहा है क्या? कि ये क्या इसमें मतलब एक सट्टा हो रहा है क्या? आपके कहने का मकसद ये हुआ कि मैं देखिए एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, ऑपोजिशन करूंगा, गवर्नमेंट से भी करूंगा, मिल बैठ के हमें काम करना चाहिए। 1-1.5 साल रह गया है जो भी गवर्नमेंट का, तो इससे देखिए चीजें ना, सारी चीजें इन्वेस्टमेंट को वो करती, हर्डल्स करती हैं कि अगर आपकी लोकल चीजें गवर्नमेंट लेवल पे चीजें नहीं है और इस तरह से चीजें चल रही होती ना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है ना कहीं भी, यार स्टॉक एक्सचेंज को आप छोड़ दें, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी आती है बाहर से, एफडीआई भी आती है, वो सब रुक जाती है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्टॉप पोजीशन पे रिक्वेस्ट करूंगा, मिल बात को हमने सोचने के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, सब अपनी चीजें साइड पे रख दो। मुल्क है तो हमें हमारा नाम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो फिर हमें एक नेशनल इंटरेस्ट में एक फैसला करना चाहिए, सब चीजों को हम साइडलाइन कर दें और मिल के बैठ के सबको मिल के देखिए, जिसकी जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपोजिशन की जो रिजर्वेशन है उसको दूर करे, और गवर्नमेंट रिजर्वेशन जो अपोजिशन को भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो चाहती है मिलके जो काम करना चाह रही है, अच्छी चीजें हैं उसको अप्रिशिएट करें, तो मिलकर यार आप काम करें। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में तो यार ग्लोबल अब इतनी डिजिटल चीजें हो गई हैं, कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है। तो हमारा वही पुराना सिस्टम है, नया बंदा एक आता है, नई गवर्नमेंट आती है तो बोलता है ये सही नहीं है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है बोलता है वो सही नहीं है। भाई अब ये सब चीजों को खत्म कर दें, अब एक इंटरेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान, दैट्स इट, इसके अलावा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बात तो आप बड़ी अहमियत तलब कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रुझानात हैं वो ये, आपने शायद हवाला दे दिया पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट लीग का, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई कम तो नहीं है मामला। खैर एनीवे, ये बोलना नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम के ऊपर ये डिस्कस नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है यहाँ पर भी कौन कौन से खेल कैसे कैसे खेले जा रहे हैं, मैं उन पर कोई राय नहीं देना चाहूँगा। इतनी हाइप क्रिएट की जाती है हमारे यहाँ भी खेलों के लिए, फिर मैचों का मेयार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ समझ में नहीं आती। तो आपने पड़ोसी मुल्क की क्रिकेट लीग का नाम ले दिया, वो लोग तो खैर बड़े ही फ़नकार हैं, लेकिन फ़नकारी में हम भी कहीं कम नहीं हैं। लेकिन शायद आप इस वजह से इस तरह बोल गए क्योंकि आपके कुछ अजीज़ जानने वाले भी हमारे वाले खेल के अंदर खेल रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, वरना आप यहाँ की मिसाल दे देते। अच्छा मुझे ये बताएं कि भी वैसे मेरे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और मैंने ब्रेक की जाने भी जाना है मेरे ख़्याल से, तो मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा कि हालात, मामलात, वाक़यात आपको जिस नहज पे जाते दिख रहे हैं, आपके ख़्याल से क्या लोग अपने आप को एजुकेट करके इस तरह करेंगे? एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आके आपसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। सब अपने अपने अंदाज़े लगा रहे हैं और अपनी बात को रोज़ाना बदल भी रहे हैं। जा रही है, रह रही है, जा रही है, रह रही है, बात बन गई है,
यकीन करें पिछले 10 दिन से इन सब ने मिलकर, सियासतदानों ने हमारे साथ जिस तरह की बातें की हैं, खुद हैरान रह गए हैं। मीडिया को कहते हैं कि हम गलत बयानी करते हैं। यकीन करो डे 1 से, यानी 10 दिन पहले से, यानी जब डे 1 शुरू हुआ, ये एक ही बात कर रहे हैं, अगले 48 घंटे बहुत ज़रूरी हैं, अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला होने वाला है। अब वो 48 घंटे करते करते 10 दिन निकल गए, वो 48 घंटे ख़त्म नहीं हुए, अब एक और बयान आ गया कि अभी 72 घंटे बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, वाह वाह। यानी ये देखें कि ये लम्हा ब लम्हा आप बदलती सूरत हाल में कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बात बदलते हैं। आप देखें इन सियासतदानों को, इन्होंने पहले दिन से, यानी जिस दिन से ये अदम एतमाद की तहरीक इन्होंने जमा करवाने की बात की है, उस दिन से इन लोगों ने कितने अपने बयानात बदले। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितनी सियासी जमातें, उन सबकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी बातें बदली कितनी, चाहे अपोजिशन हो, चाहे वो हो जो कि इत्तेहादी हैं हुकूमत के, या हुकूमती जमात खुद है। आप देखें रोज़ाना ये लोग कोई और बात कर रहे हैं उसी हिसाब से, और अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस ला रहे हैं। ताम तनकीद या मीडिया पर करते हैं कि मीडिया जो है वो रिलायबल नहीं है, और हमारे मुतालिक ये बात भी की गई कि मीडिया को ना देखा जाए, इससे टेंशन कम होती है। मैं मज़ीद कोई राय नहीं देना चाहूँगा। मीडिया की गर्दन पतली है, हर शख्स इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि सियासतदान अपने गिरेबान में झांकें, खुद देखें वो क्या कर रहे हैं। क्या हम इस मुल्क के अंदर अदम तवाज़ुन ला रहे हैं, या अदम एतमाद की तहरीक इस मुल्क के अंदर अदम तवाज़ुन ला रही है? इसमें अपोजिशन या हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर जो ओनस था वो ये था, यानी जो बोझ था वो ये था कि उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए थे जिनकी वजह से कभी अदम एतमाद की तहरीक आती ही नहीं, और अपोजिशन को चाहिए था कि वो इस तरह के हालात पैदा करती कि हुकूमत के साथ हम आहंगी से चलती, या कोई मामला तय कर लेती ताकि ये नौबत यहाँ तक ना आती, और पूरा जो है वक्त मिलता हुकूमत को। तो देखें, वी कैन नॉट से कि कौन सही है कौन गलत है। बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई मीडिया पे इल्ज़ाम नहीं दो। अमीन यूसुफ साहब, मीडिया की गर्दन पतली है, आप लोग इशारे करके मीडिया मीडिया करते हैं और मीडिया को ब्लेम करते हैं। ये जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें मीडिया का बेचारी का क्या किरदार है? काम तो अपने जो है वो सबको देखने, कारोबार वाले माफिया हैं, वो अपने आप को माफिया नहीं कहते, वो लोग भी उंगलियां मीडिया की तरफ उठाते हैं। और जो ये हमारे सियासतदान हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उंगलियां मीडिया की तरफ कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये सारे हालात जो ख़राब हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है भाई, आप लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, इसमें कोई मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मीडिया तो सच दिखाता है ऑब्वियसली, और प्लस है कि आपने की पतली गर्दन नहीं है, अब तो काफी मोटी हो गई सबकी गर्दनें, तो ये पतली गर्दन तो आवाम की है, बेचारी वो पिस रही है, तो आप ये नहीं कह सकते। और मीडिया अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, और ऑब्वियसली अगर मीडिया नहीं होना तो फिर बहुत सारी चीजें सामने भी नहीं है। अगर आप मीडिया को बंद कर देंगे ना तो फिर सच भी नहीं दिखाया जाएगा, लोग उसका खौफ भी है। देखिए, एक मीडिया खौफ भी है कि अगर मीडिया सच दिखाएगा तो फौरन कोई भी इंसिडेंस होता है, कुछ मीडिया पर रिपोर्ट आ जाती है, क्लिप आ जाती है, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी की बात है, और मीडिया को अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, सच को दिखाना चाहिए, झूठ को छुपाना चाहिए। और सच दिखाएंगे तो ऑब्वियसली चीजें लोगों को भी पता चलेगा, असलियत पता चलेगी, कौन कहाँ पे है, किधर है, किस तरह से है। तो ये मीडिया का तो पॉजिटिव किरदार है, उसको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, वरना मीडिया नहीं हो तो सब कुछ बंद हो जाए और फिर लोगों के साथ नाइंसाफियां बहुत सारी होंगी, जो पहले होती थी एक जमाने में जब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है भाई, एक क्लिप आ जाती पूरी दुनिया को पहुंच जाती है, जो बंदा घर पहुंचता है उससे पहले उसकी अगर कोई क्लिप होगी तो पूरी दुनिया को मिल जाएगी, वो घर जाके उसको देखेगा। तो मीडिया को पॉजिटिव है, उसको हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आपने कही सियासतदान, देखिए सियासतदान का काम ही सियासत करना है ना, उसका पेशा क्या है? मैं स्टॉक ब्रोकर हूं तो मैं कमीशन बनाऊंगा, सियासतदान का काम है सियासत करना। अब देखिए, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, किसी को क्रिटिसाइज हम नहीं कर सकते। यहाँ सियासत में अच्छे लोग भी हैं जो पॉजिटिव अप्रोच भी रखते हैं, जो नेगेटिव भी हैं। अब कोई शॉर्टकट वाले भी हैं, कोई लॉन्ग कट वाले भी हैं, तो हर किस्म के लोग हैं। देखिए, हर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट थिंकिंग, तो हम हर एक को एक साथ हम नहीं जज कर सकते कौन सही है कौन गलत है। ये तो अवाम बताएगी ना, अवाम 5 साल बाद बताती है कि कौन सी पार्टी सही है। वो इलेक्शन क्यों होता है? इलेक्शन का मकसद ये कि वो चाहते हैं कि भाई ये लोग सही नहीं थे, इन्होंने सही काम नहीं किया, दूसरे लोगों को लेके आए। तो ये तो एवर रहेंगे पूरी जिंदगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे ये सब चीजें चलती रहेंगी, सियासत भी होती रहेंगी, सियासतदान भी बोलते रहेंगे। ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है जो हमेशा। अपने देखिए, हमें जो देखना है कि सच दिखाया जाए और सच बताया जाए।
ये जरूरी है, अवाम तक ये सच पहुंचना चाहिए और झूठ नहीं पहुंचना चाहिए। बड़ी अहम बात आपने की है यहाँ पर, और मेरे ख्याल ये अहमियत तलब इसलिए भी है क्योंकि हमारे नाजरीन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मईशत के बारे में भी जो बात मीडिया कर रही है ये किसी एजेंडे के तहत नहीं कर रही। महंगाई एक हकीकत है, ये महंगाई मीडिया की पैदा करदा नहीं है, इसके लिए ज़िम्मेदार और लोग हैं। मईशत की हकीकत यही है। रोज़गार के मौके अगर उतने नहीं हैं जितना वादा किया गया था तो इसकी ज़िम्मेदारी मीडिया के ऊपर नहीं आती। हम तो सिर्फ आवाम को ये बता रहे हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे। हाँ, चंद लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, हर जगह पर होते हैं, जैसे कि अमीन यूसुफ साहब ने कहा कि जो अपना एक ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं जो कभी कभार मेन स्ट्रीम से हटाए, और वो देना भी चाहिए, ज़ाहिर बात है, उन सबको हक़ है, तमाम सहाफ़ी हज़रात को हक़ है मईशत के मुतल्लिक बात करने का और पैरेलल्स ड्रॉ करने का। खैर, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अमीन यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।